नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज मैं आपसे जो चर्चा करने आया हूं वो उन विद्यार्थियों से खास तौर पर चर्चा करना चाहूँगा जो इस वर्ष फर्स्ट ईयर में महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। आप सभी जानते हैं, गत वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे लिए लागू हो चुकी है और अब जो भी विद्यार्थी गत वर्ष से प्रवेश ले चुके हैं वे अब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी नई है, ये इसका दूसरा वर्ष है। 2020 में इसका निर्माण हुआ था और विद्यार्थियों के संपूर्ण निर्माण की दृष्टि से इसको लागू किया गया है। मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूं, महाविद्यालय में आपके किस प्रकार से अपने को प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से अध्ययन करना है और क्या क्या खास बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी या तो फ़ोन से या व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से ये जानना चाहते हैं कि महाविद्यालय में किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। मेरा एक निवेदन आप सभी से ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है, चाहे वो स्कॉलरशिप से संबंधित है या किस प्रकार से विषय चयन से संबंधित है या किस प्रकार से आपके परीक्षाएं होंगी। कई सारी चीज़ों पे आज मैं चर्चा करूंगा, संक्षेप में चर्चा करूंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। बहुत से विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में पेपर दे चुके हैं इस वर्ष, वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमें अगली कक्षा में प्रवेश कब लेना है, ऐसी कई सारी चीज़ें। तो जो परीक्षा परिणाम घोषित करने की बात है, जहाँ तक वो विश्वविद्यालय तय करता है। आप जिस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, आपका महाविद्यालय जिस विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, परीक्षाओं का संचालन कराना और रिजल्ट आउट करना ये उसी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होती है। तो आपका रिजल्ट जो है, जैसे ही आपका परिणाम तैयार होगा तो ये विश्वविद्यालय वो परिणाम ओपन करेगा और आपको अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता रहेगी। ये कोई कॉलेज स्तर पर इसकी जानकारी नहीं दे सकता कि रिजल्ट किस तारीख को आएगा। बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे से इस तरह के प्रश्न किए हैं, बीकॉम, बीएससी या बीए के विद्यार्थी या बीएचएससी के हमारा परिणाम कब आने वाला है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो निर्धारण है वो इस प्रकार से किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी की साल खराब नहीं हो और उसे अगले स्टेप में, अगले वर्ष में प्रवेश मिल जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें मुख्य रूप से कई लोगों की ये समस्या है कि ये ऑनर्स डिग्री है या 3 साल की डिग्री है या 4 साल की डिग्री है, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो इतिहास विमर्श में मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, 2 एक मैं इधर यहाँ बता रहा हूँ। आप चाहें तो इतिहास विमर्श पर सर्च करके यूट्यूब पर इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड पिछले वर्ष मैंने कई सारे वीडियो इसमें दिए हैं, जो आपको एक एक बात समझ में आएगी उसको देखने से। मैं पूरे नए सिरे से इस बात को दोबारा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक मोटी मोटी जानकारी देता हूँ कि यदि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं और इस वर्ष जो विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं, आपकी जो डिग्री है वो 4 साल में भी कंप्लीट होगी, 3 साल में भी होगी। और अगर आप चाहें कि एक ही साल पढ़ के आप किसी जॉब में चले जाते हैं तो 1 साल पढ़ने के बाद भी आपको लाभ मिलने वाला है, जो पहले नहीं मिलता था। यदि कोई विद्यार्थी 1 वर्ष पढ़ के अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो उसको विश्वविद्यालय द्वारा सर्टिफिकेट के दिया जाएगा, प्रमाण पत्र आपको मिलेगा कि इन्होंने 1 वर्ष इस परीक्षा को पास किया है। यदि आप 2 वर्ष पढ़ के छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। यदि आप 3 वर्ष में अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, जिस तरह पहले भी मिलती रही। और यदि आप 4थे वर्ष भी अपनी इस ग्रेजुएशन की कक्षा में रेगुलर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपको ऑनर्स की उपाधि मिलेगी। ऑनर्स कैसे? जैसे अगर बीए है तो बीए ऑनर्स विथ रिसर्च, बीएससी है तो बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च, बीकॉम है तो बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च। तो इस प्रकार से आपको ये 4थे वर्ष में ऑनर्स की उपाधि मिलेगी। तो आपका कोई भी वर्ष बेकार जाने वाला नहीं है, नंबर 1।
दूसरा, अगर इसके बाद आप पीजी करते हैं तो आपको केवल 1 वर्ष में पीजी की पात्रता रहेगी। तो ये आपकी डिग्री से संबंधित कुछ बात हुई। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें 4 मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है। वे कौन से हैं? फ्लेक्सिबल एजुकेशन, इनोवेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज और अडेप्टेबिलिटी। ये 4 जो पक्ष हैं इसके, ये प्रमुख इसमें रखे गए हैं। यानी आप चाहें तो अपना विषय परिवर्तन कर सकते हैं, एक निश्चित, आप इनको पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप देख सकते हैं। अपना महाविद्यालय चेंज कर सकते हैं, अपना विश्वविद्यालय चेंज कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश में कहीं भी पढ़ना चाहें तो 1 वर्ष यदि आपने यहाँ पढ़ा और अगले वर्ष आप भोपाल में पढ़ना चाहें, इंदौर में पढ़ना चाहें, उज्जैन में पढ़ना चाहें या कहीं अन्य, तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो यूनिफाइड है। इसमें सिलेबस अलग अलग नहीं, यूनिफाइड है। आपको एमपी हायर एजुकेशन के पोर्टल पर आप जाएंगे तो आप वहाँ से जाकर अपना सिलेबस भी निकाल सकते हैं और आपको क्या अध्ययन करना है वो। मुख्य रूप से आपको जो विषय चयन करना है, आपने किए भी होंगे, तो उसमें आपको एक मेजर सब्जेक्ट लेना है जिसमें 2 पेपर आपको पढ़ना है, एक माइनर सब्जेक्ट लेना है जिसमें 1 पेपर आप पढ़ेंगे, एक वैकल्पिक पेपर लेना है ओपन इलेक्टिव जिसको नाम दिया गया है, उसमें भी आप 1 पेपर पढ़ेंगे, एक आधार पाठ्यक्रम है जिसमें आपको 2 पेपर पढ़ना है, जिसमें योगा और पर्यावरण है और हिंदी और अंग्रेजी। और 2 पेपर जो आपके लिए रखे गए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको विशेष रूप से आपके सिलेबस में लागू किया गया है। मैंने इस वर्ष देखा बहुत से बच्चे इसको बड़े हल्के में ले रहे हैं, और ये हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि शासन की जो मंशा है, शासन ये चाहता है कि हम अपने किसी भी विद्यार्थी को बेरोजगार नहीं रहने दें, हर विद्यार्थी के पास स्वरोजगार के अवसर हों। इसी दृष्टि से इसको लागू किया गया है। इसको अपन कहते हैं वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक शिक्षा, और एक है प्रोजेक्ट, फील्ड प्रोजेक्ट के नाम से। इसमें इंटर्नशिप इत्यादि सारी चीज़ें, ये भी सारे वीडियोस में हैं, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें, आप पुराने वीडियोस में इनको देख सकते हैं। और इनके अंक भी बराबर निर्धारित किए गए हैं। अब ये क्यों निर्धारित किया गया है, ये जानकारी आप देखें कि वोकेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर फोकस जो किया है सरकार ने, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। एक तो क्या है, इंटर्नशिप के माध्यम से प्रैक्टिकल नॉलेज विद्यार्थियों को मिले, ये उनका लक्ष्य है। 2025 तक लगभग 50% युवाओं को, जो युवा विद्यार्थी हैं, 2025 तक शासन ने ये लक्ष्य रखा है कि लगभग 50% जो विद्यार्थी हैं जो इस वर्ष ग्रेजुएशन की कक्षा में प्रवेश ले चुके हैं, वे वोकेशनल स्टडीज से जोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यानी 50% विद्यार्थियों को वोकेशनल स्टडी से जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है हायर एजुकेशन विभाग द्वारा, जिससे कोई भी विद्यार्थी बेरोजगार न रहे। यदि वोकेशनल कोर्स को वो करते हैं तो वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। और इसमें सब्जेक्ट्स के जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन भी इस तरह से तैयार किए गए हैं कि विद्यार्थी अगर साइंस का है और कॉमर्स का कोई पेपर पढ़ना चाहता है तो वो कर सकता है, यदि आर्ट्स का है, कॉमर्स का या साइंस का पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। तो इस तरह की एक व्यवस्था इसमें अतिरिक्त से दी गई है। ओपन इलेक्टिव विषय में भी 3 पेपर, जिसमें एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स को अलग से रखा है। यदि आप परंपरागत विषय न लेके इनमें से किसी एक विषय को भी लेते हैं तब भी आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। उसमें आपको एक पेपर के रूप में इसको आप पढ़ेंगे, उसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, उसी प्रकार से सीसी देना है, वैसे ही परीक्षा होगी, सब कुछ। और इसके लाभ ये हैं कि आप एनएसएस, एनसीसी या स्पोर्ट्स में यदि आप स्वयं इंटरेस्टेड हैं, आपने पंजीयन कराया हुआ है, तो आप इसका वहाँ भी लाभ ले सकते हैं, एक ABC सर्टिफिकेट के रूप में या स्पोर्ट्स के विभिन्न सर्टिफिकेट्स के रूप में। और परीक्षा में उसी चीज़ को आपको लिखना है, तो वो आपके लिए डबल फायदे वाली चीज़ है। और इसलिए सरकार ने इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट बनाया है, महत्वपूर्ण पार्ट। शिक्षा पर देश की जीडीपी का 6% खर्च करने का जो विचार है वह भी सरकार का है। अभी जो शिक्षा पे जो राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी का 3% खर्च किया जा रहा है, अब उसको बढ़ाकर सरकार 6% करना चाहती है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए,
जिससे जो युवा हैं उनको कई सारी संभावनाएं मिलें रोजगार के संबंध में, या जो अच्छी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, उसके संदर्भ में आप विदेशों में भी जा सकते हैं, अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस जीडीपी के माध्यम से भी इसको 6% बनाकर इसको बढ़ाने का प्रयास है, जिससे विद्यार्थी अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो सके। आत्मनिर्भर भारत जो परिकल्पना सरकार की है, वो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, स्वरोजगार के लिए कैसे प्रेरित करें। और इससे क्या है, रिसर्च कल्चर भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो चौथे वर्ष में ऑनर्स की उपाधि विथ रिसर्च दी जा रही है, उसके पीछे सभी युवाओं को जो चाहें, आगे बढ़ना चाहें, वे रिसर्च के क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक कार्य करें, ऐसा उनको एक अवसर स्नातक स्तर पर ही दिया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी के लाभ हैं। कुछ विद्यार्थी आए दिन ये पता करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल से कॉलेज का जो कल्चर है बिल्कुल चेंज होता है। एक अंग्रेजी में कहावत भी है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो आप जब कॉलेज में आए तो बहुत सी चीज़ें अब आपको स्वयं प्राप्त करनी पड़ेंगी। अब आपको जाके जानकारी कोई नहीं देगा, जैसे स्कूल में आपके पेरेंट्स मीटिंग हो रही है या अलग से आपको सूचित किया जा रहा है, कॉलेज में इस तरह का नहीं होता है। वहाँ सूचना बोर्ड होता है, वहाँ सूचना लगी रहती है। आप जिस डिपार्टमेंट से संबंधित बात करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट के हेड से मिल सकते हैं। स्टाफ रूम में जो आपके शिक्षक लोग रहते हैं उनसे मिल सकते हैं। ऑफिस में ऑफिस से संबंधित बात कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप की एक विंडो बनी हुई है, वहाँ जाके बात कर सकते हैं। लाइब्रेरी के लिए आप लाइब्रेरी कार्ड बनवा सकते हैं और वहाँ से अपने संबंधित जो भी आपको पुस्तक चाहिए वो ले सकते हैं। बुक्स वहाँ बहुत सारी अवेलेबल रहती हैं, विषय से संबंधित भी। और यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं किसी अन्य एग्ज़ाम की, तो आप उससे संबंधित भी बुक्स वहाँ ले सकते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं प्रयास करने पड़ेंगे, अलग से कोई बताने वाला नहीं है। यदि आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स विभाग है महाविद्यालय में, आप उस संबंधित विभाग पर जाकर उसकी सूचना बोर्ड पर देखें कौन सी स्पोर्ट्स की जो गतिविधि है कहाँ किस ग्राउंड में होने वाली है और स्पोर्ट टीचर कहाँ हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके अपनी बात को कह सकते हैं। और अपने लिए अपना स्पोर्ट जो मनपसंद, चाहे आप वो स्विमिंग करते हो, चाहे आप रेसलिंग करते हो या अन्य जो भी क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन है, तो ये सब आप ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक के जो स्पोर्ट्स हैं वो प्रत्येक महाविद्यालय में होते हैं। राज्य शासन द्वारा ये सुविधा दी गई। इसी प्रकार एनएसएस और एनसीसी, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे हो, बच्चे परेशान रहते हैं और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अभी तक प्रॉक्सी क्लासेस चल रही थी, लेकिन 1 सितंबर से नियमित क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी एडमिशन वगैरह चल रहे थे, तो बच्चों को जो जानकारी वो लेना चाहते थे या उनके पेरेंट्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते थे वो बताई जा रही थी। लेकिन अब नियमित क्लासेस हो रही हैं, तो आप चाहें तो नियमित क्लासेस के बारे में भी जानकारी अपने क्लास टीचर से ले सकते हैं। आपके टाइम टेबल बन चुके हैं, नियमित क्लासेस लग रही हैं, तो आप वहां जाके अध्ययन कर सकते हैं। सिलेबस आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और अपने शिक्षक से भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नियमित क्लासेस में आएँ, अपने अध्ययन को जारी रखें। किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो अपने अंदर दबा के न रखें, अपने संबंधित शिक्षक से पूछें। यदि आपको वैसी कोई समस्या आ रही है तो आप चाहें तो इतिहास विमर्श पर कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मैं आपके जो सवाल हैं, जो आपकी जिज्ञासाएं, उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। जितनी नॉलेज मुझे है तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। तो आप अपने महाविद्यालय में जाएं और अपनी नियमित कक्षाओं में जाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, क्योंकि आपकी परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पे होंगी। अब कोविड जैसी समस्या नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें अब हमें अपने स्वयं करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। तो मुझे विश्वास है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। और महाविद्यालय में आपको जब आप नया प्रवेश लेने वाले हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप एक तो सूचना बोर्ड से अपनी सूचनाएं लें, या संबंधित विंडो जो बनी हुई हैं उन विंडोज से आप अपनी सूचनाएं लें, या संबंधित विभाग के शिक्षकों से सूचना लें। कई बार कुछ फालतू लोग भी महाविद्यालय परिसर में खड़े रहते हैं और हम उनके चंगुल में फंस जाते हैं कि लाओ मैं तुम्हारा काम करा देता हूँ, ये है वो है। तो उसमें विद्यार्थी क्या है, फिर वो पढ़ाई से ध्यान भटक के वो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है, फिर क्लास में न जाके और बाहरी आवरण में आ जाता है। महाविद्यालय में इस प्रकार का है कि आपको उस तरह का एकदम खुलापन लगेगा। स्कूलों जैसा कसावट नहीं होती, खुलापन होता है। विद्यार्थी चाहे जब आके अपनी क्लास लेता है और निकल जाता है।
तो आपको अपने लिए स्वयं सावधानी भी रखनी है, तैयारी करनी है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की जो समितियां हैं वो महाविद्यालय में बनी हुई हैं, चाहे वो आपके रैगिंग कमेटी हो, अनुशासन समिति हो, छात्राओं के लिए भी स्पेशल समिति रहती है और सभी शिक्षकों के नंबर भी रहते हैं। आपको ये प्रोस्पेक्टस मिला होगा, आप ये देखिए, ये प्रोस्पेक्टस है। इस प्रकार का प्रोस्पेक्टस आपको सभी को मिलता है जो आप प्रवेश फॉर्म लेते हैं उसमें, और इस प्रोस्पेक्टस को आप संभाल के रखें। इसमें प्रत्येक शिक्षक के बारे में जानकारी, महाविद्यालय में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी, महाविद्यालय के इतिहास के बारे में जानकारी, कई सारी जानकारी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आप इस प्रोस्पेक्टस का अध्ययन करें, इसको रखें, पढ़ें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप संबंधित शिक्षक से संपर्क करें। इधर उधर से जानकारी जुटाने से बेटर है कि आप संबंधित शिक्षक से बात करें, क्योंकि कई विद्यार्थियों की इधर उधर जानकारी जुटाने के दोस्त ने कह दिया, उसने बता दिया, ये कर दिया, कईयों के पेपर छूट गए। जो पिछले वर्ष जो परीक्षाएं हुई हैं इस वर्ष न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो उसमें बहुत से बच्चों की परीक्षाएं छूट गई। विश्वविद्यालय में टाइम टेबल भी समय समय पर बढ़ता घटता रहता है, तो हमें जागरूक रह के अध्ययन अध्यापन करना है कॉलेज में, और कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ये सब चीज़ें करने के पीछे यही है कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, आप अपने निर्णय डिसीजन जो भी हैं वो स्वयं लें। यदि आपने वोटर कार्ड नहीं बनवाया है, 18 साल के हो चुके हैं, तो महाविद्यालय में वोटर कार्ड बनवाने की व्यवस्था भी रहती है, समय समय पर कैंप लगते हैं, तो आप उन कैंप्स के माध्यम से भी अपने आप को अपडेट करें, जानकारी जुटाएं। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपके मतलब का है, आपके बहुत से मित्रों ने जहां अन्य महाविद्यालयों में भी प्रवेश लिया है, तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने इतिहास विमर्श पे इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक इससे जुड़े नहीं हैं, तो आप इतिहास विमर्श से जुड़ सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें और ऑल के ऑप्शन पर जाएं बेल आइकन दबाने के बाद, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी समय समय पर मैं लाता हूं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, पर्यटन से संबंधित हो, शैक्षिक चर्चा हो, कॉलेजों से संबंधित हो, या एनएसएस से संबंधित हो, इस तरह की तमाम सारी वे चर्चाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर मैं चर्चा करता हूं, उनका लाभ आपको मिल सके। तो आपके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।